हम देख रहे हैं कि रेल हादसों को करने की कोशिश जैसा नजर आ रहा है। सीधे सीधे इशारा करता है कि इसके पीछे कोई ना कोई आतंकी संगठन पैसा लेकर के इस काम को कर रहा था। पैसा देने वाला आईएसआई था। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 3 ऐसे प्रयास हम देख चुके हैं। ना आईएसआई के पास उतना पैसा है। हमने राजधानी लखनऊ में एक सैफुल्ला कांड भी देखा था कि जब यहीं लोगों ने बम बनाया तो नेपाल इनके लिए सबसे परफेक्ट जगह है। जो कानपुर में रेल हादसे को अंजाम दिया गया था, और अंजाम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसमें बाद में पकड़ ही हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। अशोक जी, हम लोग जिस घटना पर चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, इस वक्त शायद इस देश की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि रेल हादसों को करने की कोशिश जैसा नज़र आ रहा है। कभी पटरियों पर एक लोहे का सरिया मिलना, कभी ट्रैक का हिस्सा मिलना, और अब एक पूरा भरा सिलेंडर मिलना। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक जो सूत्रों के जरिए या अब तक जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दोनों ही तरीके से मिलाकर क्या कुछ नज़र आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, केवल यूपी ही नहीं, देश भर में इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि अजमेर में भी जो है इस तरह की कोशिश की गई है। और अगर इसकी आप मोडस ऑपरेंडी देखें तो सीधे सीधे इशारा करता है कि इसके पीछे कोई ना कोई आतंकी संगठन है जो काम कर रहा है। और अगर आप थोड़ा पीछे अगर हम लोग जाएँ तो 2017 में भी इस तरह की एक बड़ी घटना हुई थी कानपुर देहात के पुखराया में, जहाँ पे इंदौर पटना एक्सप्रेस को जो है आईडी लगा करके ब्लास्ट किया गया था, जिससे वो ट्रेन डिरेल हुई थी। 140 लोग मर गए थे उसमें। और शुरुआत में तो पुलिस भी उसमें कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब एनआईए ने जांच की तो फिर वो उसकी जांच के तार बिहार तक पहुँचे। तब उसको मालूम पड़ा कि बिहार में इस तरह का एक गैंग सक्रिय था जो पैसा लेकर के इस काम को कर रहा था। पैसा देने वाला आईएसआई था। आईएसआई का एक हैंडलर था जो दुबई में कारोबार करता था। वो जो है उसने पूरी प्लान की थी। उसने उस गैंग के 2 लोगों की हत्या भी करा दी थी, क्योंकि वो उनका पहला अटेम्प्ट जो है नहीं सफल हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आईएसआई की ही साजिश इसमें नज़र आ रही है, और जो कि आईएएस के जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं या आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं, उनके जरिए इसको जो है अंजाम दिया जा रहा है। अशोक जी, एक चीज़ जो मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ, आपने थोड़ा तो हिंट किया, क्या ये माना जा सकता है कि साल 2017 में जिस पुखराया हादसे का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी तरीके से या उसी मॉड्यूल पर या वैसा ही कोई मॉड्यूल? क्योंकि 2 बातें आती हैं। एक आता है जो पुखराया हादसे में बात निकलकर सामने आई थी कि लोगों को पैसे दिए गए और उन्होंने ये काम किया, और दूसरा होता है कि कोई संगठन से सीधा जुड़ा होता है। अब जो कुछ हो रहा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 3 ऐसे प्रयास हम देख चुके हैं, इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है या क्या कुछ जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को अब तक मिल पाई है? देखिए, इसमें एक चीज़ जो है, जैसे सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से हम लोग जब बात करते हैं तो एक चीज़ ये सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह पहले आतंकवादी घटनाओं के लिए जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फंडिंग होती थी और कई लोगों को जो है तैयार किया जाता था, बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनाई जाती थी हमले करने की, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब ना आईएसआई के पास उतना पैसा है, ना ही आईएस के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं सीरिया में, उनके पास इतना पैसा है कि वो इंडिया में भी जो है इतना पैसा दे सके अपने शिपिंग मॉड्यूल्स को। इसलिए वो लोन वुल्फ अटैक पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई हमला कीजिए कि जिसमें आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि आपने देखा कहीं सीमेंट का ब्लॉक रख दिया, कहीं सिलेंडर रख दिया, कहीं लोहे का पाइप डाल दिया, ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इनमें कोई बहुत खर्चा भी नहीं होना होता है। 1 या 2 लोग या 4 लोग मिलकर इस काम को कर देते हैं तो जल्दी उनको पकड़ना जो है आसान नहीं होता है कि आप उनको पकड़ लेंगे, आप चिन्हित ही नहीं कर पाएंगे कि किसने कौन करके चला गया। और इसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। और इस तरह के तमाम वीडियो जो है लोग सर्कुलेट किया करते हैं सोशल मीडिया पे, जो इनके खुद के साहित्य हैं उनमें, कि आप कैसे हमला कीजिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत लोग सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो करके जो है करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले गोरखनाथ मंदिर में भी हमला हुआ था, तो जिस मुर्तजा ने हमला किया था उसने 2017 का एक आईएएस का वीडियो देख करके उस हमले को अंजाम दे दिया था। वो हाथ में जो उसने मंदिर में सीधे अटैक करने, और वो बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ लड़का था। जैसे अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है पुणे मॉड्यूल का खुलासा किया, तो वो सब भी केमिकल बम बना रहे थे, वो सब स्टूडेंट थे।
हमने राजधानी लखनऊ में एक सैफुल्ला कांड भी देखा था कि जब यहीं लोगों ने बम बनाया, मध्य प्रदेश की एक ट्रेन में उसको रखा था और उस निशानदेही पर ही हुआ था। अब दो चीज़ें मैं पूछता हूँ, एक जो थोड़ा सा आप विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए अगर ये बता दें, ये नेपाल रूट और पाकिस्तान कनेक्शन क्या इन मामलों में निकला है जिसका आप 2017 की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या था? देखिए, नेपाल जो है वो आईएसआई का एक तरह से गढ़ है, सबसे मुफीद जगह है उनके लिए, जहाँ से रह करके वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। और ऐसे तमाम चीज़ें, मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, करीबन पिछले 4 दशकों से हम लोग इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं कि वो कैसे फंडिंग करते हैं, कैसे वो बॉर्डर एरिया में जो है मदरसों को, मस्जिदों का निर्माण करा रहे हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को बसवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इवन वो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लोगों को जो है पैसा दे करके वहाँ पे विधायक बनवा दें, सांसद बनवा दें, ताकि वो सिस्टम में आए, उनकी बात को आगे बढ़ाएं, उनको प्रचार करें। तो नेपाल इनके लिए सबसे परफेक्ट जगह है इस तरह के काम के लिए। और हम लगातार देखते हैं कि अभी कश्मीर के आतंकी भी कुछ पकड़े गए थे, सोनौली बॉर्डर से भी पकड़े गए थे, वो सब भी ऑपरेट कर रहे थे, सीरिया तक वो लोग होकर आए थे। तो मुझे लगता है कि जो ओपन चैनल है इंडिया में घुसने का, तो अब आज भी नेपाल है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, पोखराया कांड में एक बात जानकारी सामने आई थी और आप ऑफ कैमरा मुझे जो बता रहे थे, अब उसको थोड़ा सा विस्तार से, जो कानपुर में रेल हादसे को अंजाम दिया गया था, और अंजाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बाद में पकड़ ही हुई थी, उसमें पता चला था कि उसको सुनियोजित तरीके से किया गया, वो ना तो कानपुर में होना था और ना शायद कानपुर में प्लान था, फिर वो कानपुर में क्यों हो गया, वो कहानी शायद कई लोगों को नहीं पता होगी। उस पर हुआ ये था कि जब एनआईए ने इसकी जांच शुरू की तो बिहार में मोतिहारी एक जगह थी, वहाँ भी इस तरह का एक हादसा करने की कोशिश की गई थी। तो जब एनआईए ने वहाँ पे लोगों को पकड़ा तो एक लोकल गैंग वहाँ पे उनके हाथ लगा, वो सब हिंदू थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन ये बात सामने आई कि वो जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है कि उन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग जो है पैसा लेके की थी, वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया गया था उसके लिए। लेकिन वो जो उन्होंने बिहार में जो उन्होंने टारगेट किया था, वो इनका टारगेट सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद एक शमशुल हुदा करके एक व्यक्ति था जो कि नेपाल का रहने वाला है, वो दुबई में कारोबार करता है, वो बेसिकली आईएसआई का हैंडलर था, आईएसआई के इशारे पे काम करता था। तो शमशुल हुदा ने उस गैंग के 2 लोगों को बुलाया नेपाल में, वो उनका मर्डर हो गया वहाँ पर। मर्डर इसलिए किया गया कि वो पैसा लेने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया था। तो बाकी जो गैंग के मेंबर्स हैं, उन्होंने डर के मारे पोखराया में जाके ब्लास्ट कर दिया आईडी से, जबकि वहाँ होना नहीं था। इस डर से कि कहीं मेरी भी हत्या ना कर दी जाए, तो इनका काम कर दो। तो आप ये देखिए कि कितना गहरा इम्पैक्ट है इन लोगों का, कितना डर है और किस तरह ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अब कानपुर के क्रम में अब तक क्या कुछ सामने आया है? क्या इसमें विदेशी कनेक्शन या पाकिस्तानी कनेक्शन या आईएसआई कनेक्शन, ऐसी कोई बात सामने आई है? या जैसा आपने कहा कि लोन वुल्फ हैं, सेल्फ रेडिकलाइज्ड हैं, शायद कोई ऑपरेटर नहीं है, शायद कोई टारगेट नहीं दे रहा और अपने हिसाब से टारगेट ढूंढ रहे हैं, दोनों में से क्या बातें ज़्यादा लग रही हैं कानपुर के मामले में? देखिए, कानपुर में बीते 2-3 दशक की अगर हम बात करें तो सबसे ख़तरनाक जो वहाँ पर चीज़ हुई है वो है खुरासान मॉड्यूल आईएस का। और आपको याद होगा कि 2017 में जो है यहाँ पे एटीएस ने तब यहाँ पे एक सैफुल्ला, ठाकुरगंज इलाके में एक सैफुल्ला करके जो एक आतंकी था, उसका इनपुट जो है तेलंगाना पुलिस ने दिया था यूपी पुलिस को। वो इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना पुलिस जो है कानपुर के उन पूरे रैकेट को जो है वॉच कर रही थी। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने भोपाल में एक पैसेंजर ट्रेन में बम रखा है जी, वो टाइम बम था और उसमें ब्लास्ट भी हुआ, उसमें कई लोग घायल हुए, 10-12 लोग घायल भी हो गए थे। तो तेलंगाना पुलिस ने तुरंत बताया यहाँ पे यूपी पुलिस को कि आप देखिए, और वो आदमी आपके यहाँ इस लोकेशन पे जो है बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहा है। तो जब एटीएस ने उसको घेरा तो वहाँ पे एक आदमी था, सैफुल्ला, कानपुर का ही रहने वाला था, वो आईएएस के लिए काम कर रहा था, वो सेल्फ रेडिकलाइज था और अंदर उसके पास बम बनाने का काफ़ी सामान मौजूद था। तो करीबन वो 36 घंटे का ऑपरेशन चला था और उसके बाद उसको ढेर कर रहा था और आपको मारने में भी बड़ी दिक्कत हुई थी। तो इस बार भी शक जो है उसी खुरासान मॉड्यूल पे ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके कुछ मेंबर्स फिर से जो है एक्टिव हुए हैं और वो इन सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है, अभी देखिए क्या सामने आता है। लेकिन एजेंसियों का पहला जो शक जा रहा है वो खुरासान मॉड्यूल पे ही जा रहा है, क्योंकि वो एक वहाँ पे काम कर चुका है इस तरह का मॉड्यूल। और उसी मॉड्यूल ने वहाँ पे एक टीचर को केवल इसलिए मार दिया था कि उनको
चेक करना था कि उनकी पिस्टल चल रही है कि नहीं चल रही है। उसकी जांच भी एनआईए कर रही है आज भी। और ये घटना बताती है कि कितना हिंसक या कितने क्रूर ये हो सकते हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अशोक जी इस तमाम अपडेट के लिए। और अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर कानपुर में जो तमाम अपडेट आ रहे हैं उससे जुड़ी तमाम अंदर की खबरें और या फिर इस पूरे मामले में जो भी बड़े अपडेट होंगे वो हम सबसे पहले अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लेकर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। अशोक जी के इनसाइट्स हमको ऐसे ही मिलते रहेंगे इस उम्मीद के साथ। आप सभी दर्शकों को और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।